हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए 10वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 10वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी एक बार इस 10वें प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट जरूर देख लेना। और आप सभी अभ्यर्थियों को इस 10वें प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 10वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 36, 36 के बाद में दिया गया है 44, 44 के बाद में दिया गया है 52, 52 के बाद में दिया गया है 60, 60 के बाद में दिया गया है 68 और 68 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए सीरीज में दिया गया है 36, 36 से कितना बन रहा है 44, तो 36 से 44 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 36 में क्या कर दें प्लस 8 कर दें तो 36 और 8 मिलकर बन जाएगा 44। फिर देखिए 44 से कितना बन रहा है 52, तो 44 से 52 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 44 में क्या कर दें प्लस 8 कर दें तो 44 और 8 मिलकर बन जाएगा 52। इसी प्रकार से आगे देखिए 52 से कितना बन रहा है 60, तो 52 से 60 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 52 में क्या कर दें प्लस 8 कर दें तो 52 और 8 मिलकर बन जाएगा 60। फिर देखिए 60 से कितना बन रहा है 68, तो 60 से 68 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यदि हम 60 में क्या कर दें प्लस 8 कर दें तो 60 और 8 मिलकर बन जाएगा 68। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 68 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे जितने भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखेंगे और पता लगाएंगे यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर सभी के अंदर क्या हुआ है प्लस 8 हुआ है। तो 68 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे प्लस 8 कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 68 के अंदर हम क्या कर देंगे प्लस 8 कर देंगे, तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए 68 और 8 मिलकर बन जाएगा 76, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 76। अब हमें देखना है कि संख्या 76 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो हाँ सर, संख्या 76 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर सीरीज से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स यानी कि ऑल सब्जेक्ट्स के ऊपर टॉपिक वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है
और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले सकता है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपए, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 80 रुपए की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 2 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में होने वाला है वो सभी अभ्यर्थी एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इसी मास्टर पीडीएफ सेट से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक विशिष्ट कूट भाषा में राइट को 98,653 लिखा जाता है और कलर को 04297 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में राइट का कोड क्या होगा? मेरे भाई ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि राइट को यहाँ पर 98,653 कैसे लिखा है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि कलर को यहाँ पर 04297 कैसे लिखा है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि ग्रेड का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे तो समझिए यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए ग्रेड के अंदर पहला लेटर है जी। अब हमें क्या करना है, जी का कोड ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए राइट के अंदर हमें दिया गया है लेटर जी, कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है। तो संख्या के अंदर देखिए 3 नंबर पर कितना दिया गया है, 6। तो मेरे भाई यहाँ पर हम जी का कोड लिखेंगे 6, ठीक है। उसी प्रकार से जी के आगे दिया गया है आर। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई कलर के अंदर भी हमें आर दिया गया है और राइट के अंदर भी हमें आर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कलर के अंदर आर है 4 नंबर पर और यहाँ पर देखिए संख्या के अंदर 4 नंबर पर क्या है, 9। इसी प्रकार से राइट में आर दिया गया है 1 नंबर पर और यहाँ पर देखिए 1 नंबर पर यहाँ पर भी दिया गया है 9। तो यहाँ पर भी हम आर का कोड लिखेंगे 9। इसी प्रकार से आर के बाद में क्या है, डबल ई है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ई है, ई का कोड क्या है, तो ध्यान से देखिए ई है कितने नंबर पर, 3 नंबर पर। तो यहाँ पर देखिए ई का कोड है 2। तो यहाँ पर हम डबल ई है तो यहाँ पर हम डबल बार क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। उसके आगे क्या है, टी। टी को क्या लिखा गया है, तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर है टी। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में संख्या में क्या है, 3, यानी कि टी का कोड क्या है, 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, यानी कि ग्रेड का कोड हो जाएगा 69,223। अब हमें देखना है कि 69,223 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 69,223 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह दूसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के 2 चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखें कि यह समीकरण संतुलित हो जाए, यानी कि इस समीकरण का आरएचएस पद और एलएचएस पद दोनों बराबर हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन चारों विकल्पों में से एक एक विकल्प के चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखेंगे और जिस विकल्प के 2 चिन्हों से यह समीकरण संतुलित हो जाएगा समझना वही विकल्प आपका सही होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट
एडजस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि यह समीकरण संतुलित होगा ऑप्शन बी के चिन्हों से। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी के चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखेंगे और इस समीकरण को सोल्व करेंगे। तो करना क्या है मेरे भाई, आपको यहां पर देखिए गुणा के स्थान पर तो प्लस करना है और प्लस के स्थान पर गुणा करना है। जैसे यहां पर देखिए समीकरण के अंदर हमें दिया गया है सबसे पहले 8 है, उसके बाद में गुणा, तो गुणा के स्थान पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो यहां पर हम कर देंगे प्लस है। उसके बाद में है 2, फिर क्या है प्लस, प्लस के स्थान पर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहां पर हम कर देंगे गुणा। उसके बाद में दिया गया है 5, फिर है माइनस का 16, फिर उसके बाद में है भाग 4 और इसके बराबर में हमें दिया गया है 14। तो अभी समीकरण को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो समीकरण में हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए 4 का भाग देंगे हम 16 में। ठीक है, तो यहां पर चला जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, उसके बाद में भाग करने के बाद में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहां पर देखिए 2 और 5 का आपस में गुणा करेंगे, तो यहां पर बन जाएगा 5 दूना के 10, इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस है। उसके आगे यहां पर क्या बच रहा है, 8 और उसके बाद में है प्लस है। और मेरे भाई इसके बराबर में हमें दिया गया है 14। ठीक है, अब इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे, प्लस प्लस की संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और माइनस की संख्या को घटा देंगे। तो यहां पर देखिए प्लस का 8 है और प्लस का 10 है, तो 10 और 8 मिलकर बन जाएगा 18। उसके बाद में क्या है, माइनस का 4 है और इसके बराबर में हमें दिया गया है 14। अब मेरे भाई यहां पर देखिए 18 प्लस का है और माइनस का 4 है, तो 18 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 14, और इसके बराबर में हमें दिया गया है 14, तो यहां पर भी हम लिख देंगे 14। यानी कि ऑप्शन बी के दोनों चिन्हों को हम इस समीकरण में रखेंगे तो इस समीकरण का आरएचएस पद और एलएचएस पद दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी कि तीसरे प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई याद रखना आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर है इस टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 27 से यहाँ पर 125 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 27 से यहाँ पर 125 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 19 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। उससे पहले एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 27 से यहाँ पर 125 बनाने के लिए क्या किया गया है, ध्यान से देखिए 25 मिलकर बना है 2 और 7 से, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया गया है। तो यहाँ पर देखिए 27 में बड़ी संख्या है 7 और छोटी संख्या है 2, तो 7 में से हम क्या कर देंगे, 2 को घटा देंगे। तो 7 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। अब 5 से 125 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 5 से 125 बनाने के लिए इस 5 का किया गया है क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 5 का क्यूब होता है 125। और ध्यान से देखिए 125 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 19 के अंदर है और इस 19 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले आप ध्यान से देखिए 19 में बड़ी संख्या कौन सी है, यानी कि यहाँ पर 19 में से हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। 19 में बड़ी संख्या है 9 और छोटी संख्या है 1, तो 9 में से 1 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। 9 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 है। अब यहाँ पर जिस प्रकार से 5 का क्यूब करके 125 लिखा गया है उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 का भी क्यूब कर देंगे। 8 का क्यूब कितना होता है, तो आप सभी को याद होना चाहिए कि 8 का क्यूब होता है 512। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 512। अब हमें देखना है कि 512 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 512 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का
करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। एम एन का भाई है और बी एन का भाई है, इसी प्रकार एम डी का भाई है, किंतु एन डी का भाई नहीं है, एन का डी से संबंध बताइए। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न आपको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग एक छोटा सा डायग्राम तैयार करना है और उस डायग्राम को देखकर आपको बताना है कि एन डी से किस प्रकार से संबंधित है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि एम एन का भाई है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर स्पष्ट बोला गया है कि एम एन का भाई है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एम एन का भाई है, तो यहां पर लिख देता हूं भाई। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे बोला गया है कि बी एन का भाई है। यानी कि यहां पर ध्यान से देखिए, जो ये बी है ये क्या है, इस एन का भाई है, तो मैं यहां पर भी लिख देता हूं भाई। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे बोला गया है कि एम डी का भाई है। यानी कि जो ये एम है ये क्या है, इस डी का भाई है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं भाई। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए आगे, आगे बोला गया है कि किंतु एन डी का भाई नहीं है। यानी कि जो ये एन है ये इस डी का भाई नहीं है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं भाई नहीं है। ठीक है, अब आगे आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि एन डी से कैसे संबंधित है। यानी कि यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर स्पष्ट बोला गया है कि एन डी का भाई नहीं है। यानी कि जो ये एन है ये इस डी का भाई नहीं है, तो क्या है, सिंपल सी बात है, भाई नहीं है तो क्या है, बहन है। यानी कि एन का डी से क्या संबंध है, एन डी का क्या है, बहन है। ठीक है, अब हमें देखना है कि बहन शब्द किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है बहन शब्द हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था आती है। या फिर देखिए, इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था आती है। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आती है पंचायती राज व्यवस्था। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए वर्ष 1905 में, ऑप्शन बी वर्ष 1919 में, ऑप्शन सी वर्ष 1920 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1930 में। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था वर्ष 1905 में। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि रोलैक्ट एक्ट कानून किस वर्ष में पारित हुआ था। तो मेरे भाई याद रखना, रोलैक्ट एक्ट कानून पारित हुआ था वर्ष 1919 में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, अलैंगिक प्रजनन में खालिस्तान का निर्माण होता है। ऑप्शन ए पतियों का, ऑप्शन बी कलियों का, ऑप्शन सी बीजाणुओं का,
और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। अलैंगिक प्रजनन में पत्तियों का, कलियों का और बीजाणुओं का यानी कि इन सभी का निर्माण होता है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1945 में, ऑप्शन बी वर्ष 1942 में, ऑप्शन सी वर्ष 1948 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1952 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी है कालीबंगन, ऑप्शन सी है हड़प्पा और ऑप्शन डी है राखीगढ़ी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था लोथल। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी है मेथेनोइक अम्ल और ऑप्शन डी है लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है मेथेनोइक अम्ल। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था तारापुर महाराष्ट्र में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं और जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 2 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में होने वाला है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए हमने करीब ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट और फुल सॉल्यूशन के साथ में लगभग 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है।
व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि फुल डिस्काउंट के साथ में आपको ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट मिलने वाला है। पीछे आपको 80 रुपये बोला गया होगा, लेकिन आपको ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट मिलने वाला है मात्र और मात्र 51 रुपये की फीस के अंदर है। और मेरे भाई 2025 और 26 का जितना भी करंट अफेयर्स है वो भी आपको इसके साथ में बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है उस बचे हुए समय के अंदर आप एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को जरूर देख लेना। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो आप ज्यादातर क्वेश्चनों को एग्जाम के अंदर सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है हाइग्रोमीटर है, ऑप्शन बी है क्रायोमीटर है, ऑप्शन सी है पायरोमीटर है और ऑप्शन डी है टैकोमीटर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है क्रायोमीटर। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में योजना आयोग या नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1946 में, ऑप्शन बी वर्ष 1950 में, ऑप्शन सी वर्ष 1952 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1976 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। भारत में योजना आयोग या नीति आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। क्लास यदि आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर हमने 15 बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाए हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों के इन 15 में से लगभग 13 प्लस प्रश्न भी सही हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। और इसी टाइप के शानदार प्रश्नों का यदि आप मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो पीछे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे। ठीक है।